दोनों क्लास है ना, इसलिए करना पड़ता। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं, है ना। हमने कौन कौन सी कर ली थी? अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी कर ली है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से हमको 4 करनी थी, जिसमें से 2 हम लोग कर चुके हैं। एक है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आया था? PO माइनस PS बाई PO इज इक्वल टू XB, या आप कह सकते हो सॉल्यूट, है ना। यही तो आया था। RLVP कब हुआ था? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग मिलाते हैं, ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर होता है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वांटिटी निकालते हैं, PO माइनस PS डिवाइडेड बाई PO। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ये सोल्यूशन का था। इसको सोल्यूशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो RLVP बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट किया गया तो फॉर्मूला आया, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये पहली थी अपनी, इस पे क्वेश्चंस भी करे थे हम लोगों ने। और लास्ट टाइम जो है हमने क्या किया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ था आपका? वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, और वेपर प्रेशर डाउन होने की वजह से क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर डाउन हुआ, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा TB से डिनोट करते थे, और वो इक्वल होता था किसके? TB माइनस TB नॉट के। ये प्योर सॉल्वेंट का था वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन का था। दोनों का डिफरेंस होता है एलिवेशन, और इसको अगर हम निकालना चाहें M से, M इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और KB होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको यूज करके हमने कई सारे क्वेश्चंस। आज हम लोग थर्ड करने जा रहे हैं, कौन सा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन आता है। इसका मतलब जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे कम हो जाएगा हमारा किसका फ्रीजिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का। गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक ग्राफ लिया गया है, वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ खींचा है, प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ की बेसिस पे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि भाई फ्रीजिंग क्या होता है। फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? और कोई? लिक्विड टू सॉलिड, यही तो होता है फ्रीजिंग। अब बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, FP क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो वो क्या हो सकता है? पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पे मैथ्स वाला पॉइंट नहीं है, क्या है? टेम्परेचर की बात हो रही है। किस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वही फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो जनरल वो है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर की बेसिस पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वेपर प्रेशर की बेसिस पे ये होता है कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है, और वो कब होता है? जिस टेम्परेचर पे ये होगा उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेलिंग वगैरह सही लिखिए ना। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब
अब इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता लग गया कि सॉलिड का स्टेट का जो वेपर प्रेशर हो और लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर हो वो दोनों जब इक्वल होंगे तो उस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर नोट करेंगे हम उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, देखो 3 ग्राफ प्लॉट किए गए। एक वेपर प्रेशर लिया गया है लिक्विड सॉल्वेंट का, मतलब सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, लिक्विड। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब वो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया। तो सॉलिड के लिए जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरीके का ऐसा ग्राफ आता है, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे जो ग्राफ है वो किसका है, सॉल्यूशन का है। ठीक, ये किसके किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया। यहाँ पे अगर देखो आप तो ये एक पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो इसमें हमें ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। ये देखो, ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये सॉलिड सॉल्वेंट का है, जो फ्रोजन सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर टेम्परेचर इंक्रीज है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक, एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल है, देख रहे हो यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वल वेपर प्रेशर है। इस पॉइंट पे ये जो भी वेपर प्रेशर है इस पे, इस पॉइंट को अगर देखो तो यहाँ जो भी वैल्यू है वेपर प्रेशर की, इस सॉलिड के लिए भी वही वेपर प्रेशर की वैल्यू है। तो ये जो टेम्परेचर आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, TF नॉट। ये क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन के लिए भी ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि इस तरीके का इसके नीचे की तरफ ग्राफ आता है। ठीक, और इसकी सॉलिड स्टेट और इसकी लिक्विड स्टेट को जब देखा जाता है तो एक पॉइंट हमें ये मिलता है, इसमें हमें टेम्परेचर ये मिलता है। ठीक, ये किसका है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब दोनों फ्रीजिंग पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम वैल्यू है और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किया तो सॉल्यूशन बना और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, डेल्टा TF से डिनोट करते हैं, बोलते हैं इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जैसे डेल्टा TB के लिए हमने वैल्यू निकाली थी कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोलैलिटी के, वैसे ही ये डेल्टा TF भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हमने नहीं निकाला, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से उसी तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे भी आ जाएगा। वहां पे क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, ये क्या है, KF को हम लोग बोलते हैं, वहां पे KB को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते थे। यहाँ पे KF को एक नया नाम देंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में बोलते हैं। अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालोगे KF की, KF की अगर यूनिट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KF इज इक्वल टू
डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी, और डेल्टा टी एफ ये किस में होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस ही तो है, केल्विन में लेंगे, और मोलैलिटी हम लोग किस में लेते हैं, मोल पर केजी में। तो इसकी यूनिट भी क्या आ गई, केल्विन मोल इनवर्स के। यही यूनिट उसकी भी थी, सेम टू सेम केबी की, केएफ की भी यही यूनिट हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो केएफ और केबी की बात हो गई, सिंपल न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से कर लेंगे। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, अगर मोलैलिटी को आप 1 ले लो, मोलैलिटी को क्या ले लो आप, 1 ले लो, मोलैलिटी आपने 1 ले ली, तब यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम है, एम की वैल्यू आपने क्या ले ली 1, तो के एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है तो जितना भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, और कुछ खास बात नहीं है, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक सॉल्यूशन, एक कुछ कंपाउंड यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीज। ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन या एंटी फ्रीज मटेरियल्स बोलते हैं। ये करते क्या है, देखो जैसे मान लो कोई व्हीकल है, उसमें इंजन वगैरह जो होता है, एक पार्ट होता है कोई जो गर्म होता है, रेडिएटर बोलते हैं। ठीक है, वो रेडिएटर गर्म हो जाता है, इसलिए वहां पे उसको ठंडा रखने के लिए पानी वगैरह यूज किया जाता है। ठीक, अब उसको ठंडा करने के लिए पानी तो यूज किया, लेकिन हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जब बहुत ठंड, जहाँ पे हमेशा ही ठंड रहती हो। ठीक है, बहुत कोल्ड एरियाज में अगर चले जाओ तो पानी क्या होगा वहां पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा। अब फ्रीज कर जाएगा और वो ये जो मटेरियल होता है ये उसमें इंजन ऑयल जो होते हैं उनके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब पानी तो कर गया फ्रीज, अब जो ठंडा करने का काम है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस इसमें ऐड करते हैं जिनको बोलते हैं एंटी फ्रीज। अब जैसे एंटी वर्ड बोल दिया ना, एंटी का मतलब क्या होता है, जो फ्रीजिंग को रोकेगा। ठीक है, फ्रीजिंग को क्या करेगा, स्टॉप कर सकता है। ठीक है, स्टॉप तो पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, डिले करवाएगा। डिले इन फ्रीजिंग, डिले इन फ्रीजिंग कैसे करेगा, इस सब्सटेंस को आपने मिक्स कर दिया तो वो क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आपका क्या हो रहा है, फ्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक मटेरियल ऐड कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये एक आप याद रखेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको इसमें ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। मान लो 0 से इसने -5 कर दिया, -7 कर दिया, तो अब टेम्परेचर अगर उस वाटर को फ्रीज होना है तो कहाँ तक जाना चाहिए, -7 तक जब जाएगा तब वो फ्रीज हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन करने से क्या हुआ कि वो वाटर फ्रीज नहीं हो पाएगा, अपनी बात बन जाएगी। तो ऐसे मटेरियल जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करते हैं, डिप्रेस करते हैं, एंटी फ्रीज कहलाते हैं। एक एग्जांपल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये फॉर्मूला होता है इसका, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, उसी के बेसिस पे चलेगा। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, कैसे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, कैसे अब तक। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो सब लोग, आपका बीच में चल रहा है बेटा इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है,
क्योंकि चैप्टर शुरू से पकड़ में आता है जब तो। What is percentage by mass of iodine needed to reduce the freezing point of benzene to 3.5 degree centigrade? बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट को कहां तक रिड्यूस करना है? 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 5.5 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर बेंजीन प्योर है तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? टीएफ। प्योर के लिए टीएफ नॉट लिखते हैं ना, प्योर सब्सटेंस के लिए टीएफ नॉट। फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है उसके लिए दिस वैल्यू 5.5, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। केएफ की वैल्यू, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू 5.12 दी हुई है, ठीक। अब बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट को कहां तक ले जाना है? 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है। रिड्यूस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन टू 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो नया उसका टीएफ हो जाए, नया जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए वो कितना हो जाए? 3.5 हो जाए। प्योर बेंजीन का इतना था, अब कितना कर रहा है? 3.5 करना है। बोल रहे हैं कि इसमें आयोडीन आपको ऐड करना है। आयोडीन का कितना परसेंटेज बाय मास ऐड करें? आयोडीन आपको ऐड करनी है, उसको कितना परसेंटेज बाय मास ऐड करें हम कि ये चेंज हम ला सकें, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन का मास नहीं पूछा है, सिंपल अभी तक हम लोग केबी वाले क्वेश्चन में मास कैलकुलेट कर रहे थे मोलैलिटी को यूज करके। अब यहाँ पे परसेंटेज बाय मास निकालना है, तो परसेंटेज बाय मास आपको पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगर परसेंटेज किसका निकालना है? आयोडीन का, तो इसका मतलब आयोडीन क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। भाई जो चीज ऐड की जा रही है प्योर सॉल्वेंट में, बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है, ठीक। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका, बहुत आवाज हो रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका ये ऐड किया जा रहा है, इसका परसेंटेज बाय मास निकालना है। इसका मतलब कि आपको क्या करना है? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए आयोडीन का मास अगर मिल जाए हमें कि कितना ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय आयोडीन का मास प्लस I2 होती है, I2 का मास प्लस बेंजीन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। मास परसेंटेज ऐसे निकालते थे ना, ये निकालना है। तो पहले हम लोग आयोडीन और बेंजीन के मास को निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है अपना? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक। डेल्टा टी एफ कैसे निकालना है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर का एफ पी, ऐसे याद रखो। और ये किसका है? सॉल्यूशन का एफ पी, ठीक। के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी? प्योर का दिया हुआ 5.5 और इसका कितना दिया हुआ आपका? 3.5। तो ये वैल्यू आ गई 5.5 माइनस 3.5। के एफ की वैल्यू देख लो क्वेश्चन में 5.12। सबको क्लियर हो रही है बात? यहां से मोलैलिटी निकाल सकते हैं हम लोग। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.2, और यहां से मोलैलिटी निकल आएगी। मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? 0.2 डिवाइडेड बाय 5.12। हाँ, अच्छा 5.5 माइनस 3.5 दैट इज 2। सॉरी, सही है, हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में। 2 आएगा, है ना।
2 डिवाइडेड बाई 5.2 आ गया, ये आ गई मोलैलिटी। ठीक, अब क्या करें, अब क्या चाहिए हमको, दोनों के मास चाहिए। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं, मोलैलिटी से मास पे जाना है तो क्या कर सकते हैं, सोचो जल्दी से। मोलैलिटी क्या होती थी, आगे सॉल्व करेंगे ना, अब इसको यूज करेंगे। मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, यही तो होती है मोलैलिटी, है ना। ठीक है, अब इसका मतलब वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू बता दो। नहीं, 2/5.12, इसका मतलब इतने मोल्स आयोडीन के किस में डिजोल्व है, 1 kg बेंजीन में। यहां तक की बात क्लियर है, बेंजीन का मास दिखाई दे रहा है 1 kg, देख पा रहे हैं, यही तो है सॉल्वेंट, ये चाहिए हमको। 1 kg बेंजीन है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो बेंजीन का मास तो हमें पता लग गया। अब ये I2 है, इसके मोल्स पता है, तो यहां से इसका मास निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में पता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं आयोडीन का, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। मोल्स है आपके 2/512 और मोलर मास आयोडीन का कितना आएगा, आई का होता है आई थिंक 131, तो कितना आ जाएगा, 262। एक बार गूगल बाबा से कंफर्म करो, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, क्वेश्चन में देना चाहिए, वैसे बड़े वालों का देते हैं, इसमें दिया नहीं। हाँ, तो मोलैलिटी तो होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब इतने ही मोल्स डिसॉल्व हैं। तो मैम आप क्योंकि हमें आयोडीन का मास चाहिए ना, हमको ये निकालना है, देखो परसेंटेज ऑफ आयोडीन बाय मास, ये निकालना है क्वेश्चन में, देख पा रहे हो। दो चीजें हैं सोल्यूशन में, एक तो आयोडीन और दूसरा बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, आयोडीन सोल्यूट की तरह। आयोडीन का मास कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है आपको, क्वेश्चन में मोलैलिटी कैलकुलेट नहीं करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का अगर परसेंटेज बाय मास निकालना है तो किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो एक बार एटॉमिक मास क्लियर हुई बात। हेमांग, हेमांग आप एक मिनट बस, आयोडीन का मोलर मास देख लो। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127। 131 क्यों याद आ रहा है, कहीं कहीं पे 131 दे रहे हैं, 127। चेक किया आपने, चेक किया गूगल से, चेक करो चेक करो चेक करो। अगर 127 है तो I2 का कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा I2 का,
है ना। आई तो ले नहीं रहे, I2 ले रहे हैं ना, I2 एटॉमिक मास ऑफ, हाँ तो 127 लेंगे उसको। हाँ तो अगर इसका आपको अमाउंट आ गया अब आपके पास, ठीक है, क्या क्या मल्टीप्लाई किया हमने 254 का, तो यहाँ से ये इसका अमाउंट आ गया, इसका अमाउंट आ गया, बेंजीन का अमाउंट है तो परसेंटेज आयोडीन का निकल जाएगा। हाँ हेमांग को ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि हम लोग इसके मास को क्यों रिलेट कर रहे हैं ना। इसको बराबर रख सकते हैं हम, I2 का मास आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया जहां पे पूछा जा रहा है, what is the percentage by mass of iodine needed to reduce freezing point of benzene this to this, ठीक है हेमांग। आयोडीन का अमाउंट ना पूछ करके परसेंटेज बाय मास पूछ रहे हैं। किसी का भी परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने के लिए उसका मास आपके पास होना चाहिए उस सॉल्यूशन में, और टोटल सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। यहाँ पे बेंजीन सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, आयोडीन सॉल्यूट की तरह नॉन वोलेटाइल आयोडीन होता है, ठीक है। तो आयोडीन को ऐड किया जा रहा है, उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो KF और TF के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। यहां तक तो बात क्लियर होगी, ठीक है। अब मोलैलिटी आ गई और हमारे पास मास का और कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने यूज किया कि मोलैलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि भाई कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं 1 kg सॉल्वेंट में, और क्वेश्चन में मोलैलिटी निकल गई तो हमने बोला कि इतने ही मोल्स डिसॉल्व हैं सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट के मोल्स आ गए, सॉल्वेंट का मास आ गया 1 kg। परसेंटेज के लिए सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास चाहिए था, सॉल्यूट के मोल्स थे तो मोल्स से मास में कन्वर्जन आपको आता है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो एक बार ठंडे दिमाग से फिर से करना, और फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी कल। अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ ये निकल जाएगा ना, निकाल लेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट की कितनी आई 96.52, ठीक है। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे ना, ये देख लेना है ना, कैलकुलेटर से भी चेक कर लिया करो एक बार खुद से करने के बाद। अब ये सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमाना भी तो शुरू करेंगे ना, ऐसा नहीं हमेशा सीधा ही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी घुमाते भी तो हैं। अब इसके आगे वाला पहले कर लेते हैं, फिर ये ये थोड़ा घूमने वाला क्वेश्चन है तो इसको घूमने वाला करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गिवन दैट डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलैलिटी M। बोल रहे हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TF है, मोलैलिटी क्या है सॉल्यूशन की, M, ठीक। द क्वांटिटी लिमिट, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट टेंस टू 0, लिमिट M टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है कि मैथ्स में ये समझते होंगे आप लोग, इसका मतलब होता है कि M की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, ठीक है। तो M की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, अप्रोक्स 0 या 0 बोल सकते हैं,
तो डेल्टा टी एफ बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा, बोल रहे हैं ये वैल्यू निकालनी है आपको, डेल्टा टी एफ बाई एम। बुक में ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई थी, मैंने टाइप किया है तो सही टाइप नहीं हुआ। डेल्टा टी एफ बाई एम की वैल्यू निकालनी है, क्या हो सकती है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारे पास यही है, इसमें और कोई है ही नहीं। के एफ आ जाएगा, अगर m टेंस टू 0 है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा या के एफ आएगा। अच्छा, क्योंकि आंसर इसमें दे रहे हैं कि यही लगा करके बोल रहे हैं कि m टेंस टू 0 है, तो आपका जो आपकी डेल्टा टी एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, के एफ के इक्वल है। और ये वो वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव वाले आते हैं ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो टेंस टू 0 का मतलब क्या ले रहे हैं फिर, मैथ्स में टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि हाँ अप्रोच टू 0, तो 0 लिख देते हो मैथ्स में। अच्छा, तो अगर 0 लिख दोगे तब तो आपका ये वैल्यू डेल्टा टी एफ 0 आ जाएगा, है ना, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो, नॉट डिफाइंड होगा, अच्छा ओके, ये नॉट डिफाइंड लिख नहीं रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये तो फिर गलत लिख रहे होंगे, के एफ लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी दिखाई दे नहीं रहा मुझे, कभी कभी एकदम से दिखता भी नहीं है क्वेश्चन, सामने ही होता है नहीं दिखता है। चलो नेक्स्ट करें हम लोग, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं ना, होल्ड पे रखते हैं। बाकी आपको तो इतनी मैथ्स आती है तो आप बता रहे हो तो सही बता रहे हो, है ना। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, इस पे होल्ड लिख देते हैं ना, इसको हम लोगों को फिर से क्या ये लिमिट m टेंस टू 0 को देखना है ना फिर। अब देखो ये क्वेश्चन करो, ये आपका 1992 में आया हुआ है कभी। Addition of 0.643 gram of a compound to 50 ml of benzene lowers the freezing point from 5.51 to 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 5.51 था प्योर का, अब सॉल्यूशन का कितना हो गया 5.03। करो करो पेन, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ डेटा क्या होने चाहिए, लिखते जाना चाहिए। जैसे पहले हमने पढ़ा एडिशन ऑफ 6.643, तो इसका मतलब आपका ये क्या गिवन है, सोल्यूट का मास गिवन है ना, कितना है 0.643 ग्राम। फिर दे रहे हैं 50 ml ऑफ बेंजीन में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बेंजीन दे रहे हैं, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है इन्होंने, ब्रैकेट में इन्होंने बेंजीन की डेंसिटी भी लिख दी है, देख रहे हो, डेंसिटी इसकी लिख रखी है इन्होंने 0.879 ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर हमें बेंजीन का मास चाहिए तो ये डेटा दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, फिजिक्स का फॉर्मूला लगा के m इज इक्वल टू v इंटू डी होता है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके हम मास भी निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं जरूरत किसकी है। फिर उसके बाद आपका फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेशन कितना हो रहा है, पहले TF था आपका 5.51 और अब नया TF जब ऐड कर दिया तो कितना आ गया 5.03। तो डेल्टा TF कितना आ गया, माइनस करो इसको 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, बात एक ही है। ठीक है, डिफरेंस जो होता है दोनों में सेम होता है ना। ये आ गया आपका, KF भी दे दिया है 5.12 दे दिया। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो सोल्यूट है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। फॉर्मूला हमारे पास है, यहां से तुम मोलैलिटी निकाल सकते हो इस डेटा और इस डेटा से फॉर्मूला यूज करके। आपने क्या नाम बताया था बेटा, शेखर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो तो भी अप्रॉक्स दिखा सकते हो आप कि ऐसे ऐसे करेंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। यहां से पहले मास ऑफ बेंजीन निकाल लो, ये देख रहे हो, वॉल्यूम और डेंसिटी से पहले मास निकाल लो इस डेटा को यूज करके। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके यहाँ से बेंजीन का पहले मास निकाल लें, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी ना हमको। मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है ना। तो ये 50 ml है और ये हो गया। हाँ बेटा बोलिए। पूरे पहले को बराबर रखिए, KF इनटू मोलैलिटी के, KF में आप और मोलैलिटी में ये मास आ जाएगा, तो उससे वॉल्यूम का तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकालोगे, सॉल्वेंट के सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी ना। सॉल्यूट कहाँ है, बेंजीन कहाँ है, सॉल्यूट तो कोई कंपाउंड दिया हुआ है, बेंजीन तो सॉल्वेंट है। Addition of 0.643 gram of a compound to 50 ml of benzene। बेंजीन में ऐड कर रहे हैं कंपाउंड को, इसका मतलब कंपाउंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 50 ml बेंजीन में इसको ऐड किया जा रहा है। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिख के सॉल्व करो। सॉल्वेंट का मास नहीं लोगे, हाँ यही विमान भी कह रहा है 1 kg थोड़ी है। मोलैलिटी है तो उसको 1 kg मान रहे हो, ये कह रहे हो। क्योंकि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी अपने पास आ गई तो फिर सॉल्वेंट की इसकी जरूरत नहीं है। कर सकते हो, करूं मैं, करूं, करा जाए। कैलकुलेटर निकाल लो, जो डेटा पूछूंगी वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है।
लेकिन याद रखेंगे कैलकुलेटर से आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, कई बार ऐसा हो जाता है, वो तो मैं करवा लेती हूँ, अलग बात है। करते हैं हम लोग। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम निकालते हैं डेल्टा टी एफ बाई के एफ से। डेल्टा टी एफ हमारा आ गया था 0.48 और के एफ है 5.12। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल उड़ा देते हैं। 48 डिवाइडेड बाई 5.512 आ गया। ये आ गया अपना मोलैलिटी। ठीक है, विदुषी कह रही हैं कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया था कि ये जो है ये मोल्स हैं, मोलैलिटी है, इसका मतलब ये मोल्स है कितना 1 kg में सॉल्वेंट पे। भाई सॉल्यूशन की अगर मोलैलिटी पता चल गई तो इसका मतलब ये 1 kg सॉल्वेंट में है ये अमाउंट। ठीक है, तो अगर 1 kg मान लो कि ये इतने मोल्स हैं तो हाँ नहीं भाई, दोनों से कैलकुलेट करके देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा। ठीक है, जो हमारा जो वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से करके देखते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास हमारा कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाई दिस करो 43.950 आ गया। ठीक है, ये ग्राम आ गए किसके, बेंजीन के। ठीक है, अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ गई 48 डिवाइडेड बाई 512, ये आ गई मोलैलिटी। ठीक, ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कितने आए हमारे, अच्छा मोल्स आपको मास जो दिया हुआ उससे यूज करेंगे। मास दिया है 0.643 और मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्वेंट का मास कितना आया था अभी जो कैलकुलेट किया था 43.950। ठीक है, ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इससे सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, यही तो निकालना है हमको। मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले जाते हैं और बाकी सारे डेटा को यहीं पे रखते हैं। अब कैलकुलेटर को यूज कर लो फटाफट। ये आपका 1000 है तो 643 आ गया, 512 है ही। अब 48 मल्टीप्लाइड बाई 43.95, देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। क्वेश्चन कहाँ का था, एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेटर से निकाल लो इसको फटाफट, ये वैल्यू कितनी आ रही है। नहीं पूरा सॉल्व करके बताओ। लंबी कैलकुलेशन आ जाती है इन सवालों में। आप कर लिए क्या, कितना आ रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है मॉलिक्यूलर वेट। हाँ ये ऊपर हम्म
किसकी? 156.05 आ रही, यही आंसर भी आ रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटीजर टाइप जो आते हैं ना वो है। 156 आ रही है, आपकी इतनी बड़ी कैसे आ गई? कहीं डेसिमल छूट गया, कहीं डेसिमल छूट गया। शेखर कैलकुलेट कर पा रहे हो? कैलकुलेशन लंबी है थोड़ी सी। ये इंटीजर टाइप में आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ जाता है। अब ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा है। इसमें ना क्या नाम है विदुषी, 1 kg नहीं मानेंगे, अपने को गिवन है ना सॉल्वेंट का, नहीं 1 kg क्यों माने, ठीक है। तो 156.05, 156 आंसर है इसका जो दे रखा, ठीक है। क्लियर है सबको? सीधे फॉर्मूला था, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी थी। तो इसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ऑप्शन दूर दूर होते, तो हम लोग क्या करते, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके कर लेते हैं, है ना। हाँ, एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ टाइम लगेगा, इसीलिए तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब हमको पता है कि कॉन्सेप्ट तो हमको आता है, ठीक है, +4 तो हमारे हो सकते हैं, लेकिन +4 के लिए इन्होंने कितना निकलवा लेंगे, अब समझ जाओ आप, है ना, ठीक है। जब कभी कभी वो होता है जब चूज करना पड़ता है, पेपर मान लो टफ लग रहा है हमको, नहीं सॉल्व हो रहे, चूज करना पड़ता है, तब हम हैवी कैलकुलेशन को भी चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट हमको आता है तो हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें और क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस और आ रहे हैं, तब हम हैवी कैलकुलेशन को लास्ट में टच करते हैं, और वो भी लास्ट में हड़बड़ी में नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, कि जो देवांग ने बात की कि एक पॉइंट भी अगर गलत हो गया तो आंसर चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी अप्रॉक्सी में हो सकता है सही आ जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ऐसे क्लोज क्लोज दे देते हैं, आपने ये डिजिट गलत किया तो ये आंसर, ये डिजिट गलत किया तो ये आंसर, ठीक है। और था एक और क्वेश्चन, हाँ हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है ना, कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर की वजह से। वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसा आ रहा है इसमें देखो, एक क्वेश्चन और डाला था हमने, पीछे था ना जिसको मैं बोल रही थी अभी करेंगे, ये वाला कुछ चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन को समझना, 2019 में आया हुआ है। Freezing point of diluted milk sample is found to be -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्क का कोई सैंपल है, उसको डाइल्यूट किया गया, मतलब वाटर ऐड किया गया, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, while it should have been -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्योर मिल्क। अगर प्योर मिल्क होता ये तो इसका कितना होता, -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता, और अगर इसको डाइल्यूट कर दिया तो उस सैंपल का कितना हो गया, -0.2 हो गया। हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड टू प्योर मिल्क टू मेक डाइल्यूट सैंपल। ये जो प्योर मिल्क है इसको डाइल्यूट करने के लिए कितना वाटर ऐड किया गया है,
ठीक है। अब ऑप्शंस थोड़ा सा हिला देने वाले हैं। ऑप्शन में कुछ अमाउंट उस तरीके से नहीं दिया है, 2 कप और 3 कप, मतलब एक रेशियो आप मान सकते हो। ठीक है, 2 कप पानी आप ऐड कर रहे हो, प्योर मिल्क आपका 3 कप है, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, जो मिल्क है ना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मिल्क है उसमें वाटर ऑलरेडी है। ठीक, वही फ्रीजिंग करवा रहा है। ठीक, तो एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं, ये जो प्योर मिल्क है ये भी एक सैंपल है, और जो उसको डाइल्यूट कर दिया गया ये दूसरा सैंपल है। 2 सैंपल है हमारे पास। क्या है? 2 सैंपल है, मान सकते हैं हम लोग। पहला प्योर मिल्क है, ठीक है, लेकिन उसमें भी वाटर कंटेंट है, इसलिए वो फ्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट उसका इतना दिया हुआ है। दूसरे वाले का फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे वाटर का, दोनों में अमाउंट निकालेंगे वाटर का, और फिर इस कंडीशन से मैच करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात समझ में आई? बात क्या है कि जो ये बोल रहे हैं जिसको प्योर मिल्क है ना, बोल रहे हैं कि प्योर मिल्क है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ सॉल्यूट होगा कोई, और वाटर होगा। ठीक, दूसरा बोल रहे हैं कि डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड सैंपल है। तो डाइल्यूटेड सैंपल में भी क्या होगा, आपका सॉल्यूट था और उसमें मोर वाटर ऐड कर दिया गया, और ज्यादा पानी वाटर ऐड किया गया। ठीक, और आपको बोल रहे हैं कि डाइल्यूट प्योर मिल्क टू डाइल्यूटेड सैंपल आपको कन्वर्ट करना है, तो कितना वाटर आप ऐड करोगे। तो 2 कंडीशन बनानी है हमको, दोनों के लिए आपको टीएफ दिया हुआ है, यानी कि जो ये सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बार में दे रखा है। और प्योर वाटर का आप जानते ही हैं कितना लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं ना फ्रीजिंग पॉइंट, आइडियली 0 लेते हैं। तो पहली कंडीशन में डेल्टा टीएफ निकालते हैं, दूसरी कंडीशन में डेल्टा टीएफ निकालते हैं। पहले वाले में निकालें, डेल्टा टीएफ 1 लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख दो प्योर के लिए, जो प्योर वाला सैंपल है ना उसके लिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे, टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ करते थे, इसको 1 लिख दो। तो टीएफ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टीएफ 1 कितना दिया हुआ, माइनस का 1। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये 0.2 आ गया पहले के लिए। ठीक, अब यही काम दूसरे के लिए करते हैं। उल्टा डेटा तो नहीं हो गया? अच्छा, उसका है डाइल्यूटेड का है 0.2। ठीक है, तो 2 ले लो, 2 कर लो। ये वाले के लिए हमारा जो डेटा दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 0.5। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए लेते हैं, डाइल्यूटेड वाले के। तो डाइल्यूटेड के लिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो रहा है इसमें, डाइल्यूटेड के लिए देखो, जब उसी मिल्क को और डाइल्यूट कर दिया पानी डाल करके, तो क्या हो गया, डेल्टा टीएफ 2 निकाल लो। ठीक, तो वो क्या आ जाएगा, प्योर वाटर होता तो टीएफ नॉट, और ये हो गया नया टीएफ2। ठीक, ये कितना आ गया 0, और ये कितना दिया हुआ, तो वैल्यू यहाँ पे 0.2 आ गई। दोनों कंडीशन के लिए डेल्टा टीएफ निकल गया। ये किसके लिए है, ये आपका डाइल्यूटेड के लिए, और ये वाला किसके लिए है, प्योर जो मिल्क था
उसके। ठीक, अब कंडीशन लगाते हैं हम लोग। क्या लगाना है हमको? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम लगाना है, मोलैलिटी। ठीक, डेल्टा टी एफ ये प्योर वाले के लिए लिख लेते हैं, प्योर लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। के एफ सॉल्वेंट दोनों केस में वाटर है तो दोनों के लिए के एफ ले लेंगे, वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। के एफ ले लिया। सॉल्यूट, मिल्क के अमाउंट को तो चेंज कर नहीं रहे, मिल्क में जो भी सॉल्यूट है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूट का डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो पहले वाले में होगा वही दूसरे में भी लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू वाटर है, कौन से वाले सैंपल में, प्योर वाले, और 1000 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये पहले के लिए आ गई कंडीशन। ठीक, अब दूसरे के लिए देखो, डी एफ डेल्टा टी एफ कौन सा है, डाइल्यूटेड। के एफ तो वही रहेगा, के एफ वही क्यों रहने वाला है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर ही है दोनों में, तो के एफ ही लिख लिया, कट जाएगा, डिवाइड करना है हमको। यहाँ पे डब्ल्यू सॉल्यूट, सॉल्यूट में कुछ चेंज नहीं किया है हमने, तो डाइल्यूट किया, केवल वाटर ऐड किया। यहाँ पे डब्ल्यू वाटर, ये किसका है, डाइल्यूटेड के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो देखो ये वैल्यू तो हमको पता है, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, के एफ ये सेम है, ये भी कट जाएगा, ये 1000 कट जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू वाटर डाइल्यूटेड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वाटर प्योर। ठीक है, ठीक, ये इक्वेशन मिल जाएगी हमको। और डेल्टा टी एफ प्योर कितना था, पिछले डेटा से देख लें हम लोग, ये प्योर वाले का 0.5 था और इम्प्योर वाले का डाइल्यूटेड का 0.2 था, तो डाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्योर का 0.5, इसका, ठीक, डिवाइड कर दिया है तो बाकी सारी वैल्यू खत्म हो गई, ये वाली वैल्यू रह गई, डब्ल्यू वाटर, ये क्या है, डाइल्यूटेड का, और ये डब्ल्यू वाटर जो प्योर वाला है उसका। ठीक, तो 5/2 आ गया। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो, तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि जो डाइल्यूटेड सैंपल है और जो प्योर सैंपल है, इनमें जो वाटर का कंटेंट है उसमें रेशियो कितना है, 5/2 का। ये बात सबको क्लियर है? हाँ, देखो, ये डाइल्यूटेड में अगर कोई चीज आप 5 ऐड कर रहे हो, वाटर आप 5 ऐड किए हो, तो आपने जो प्योर वाला सैंपल था उसमें वाटर 2 था। ठीक है, जैसे डाइल्यूटेड में अगर आपने 5 लीटर ऐड किया वाटर, तो जो वाटर का प्योर था उसमें कितने लीटर थे, 2 लीटर थे। ठीक है, कप के टर्म्स में अगर बोलो तो डाइल्यूटेड में अगर 5 कप ऑफ वाटर है तो आपका प्योर वाले में 2 कप ऑफ वाटर होगा। इसमें 2 कप वाटर है, इसमें 5 कप वाटर आपको चाहिए। ये सैंपल 2 कप वाला था, ये सैंपल 5 कप ऑफ वाटर का था, तो ये बनाने के लिए 3 कप्स आपको ऐड करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, प्योर वाले से क्या बनाना है, डाइल्यूटेड। और यहाँ के रेशियो से हमें पता चला कि अगर प्योर वाले में 2 कप है तो डाइल्यूटेड को आपको क्या बनाना है, ऐसा बनाना है कि उसमें 5 कप वाटर हो जाए, तभी तो ये रेशियो होगा। ठीक, तो कितना ऐड करोगे, 2 कप प्योर के साथ 3 कप और ऐड करोगे वाटर, तभी तो 5 बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमको क्या करने थे, ऑप्शन चूज करने थे। ऑप्शन देखो,
3 कप ऑफ वाटर टू 2 कप ऑफ प्योर मिल्क। प्योर जो वाला मिल्क था उसका 2 कप से हम कितना हमने ऐड किया, 3 कप ऑफ वाटर ऐड। सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो आप तो 19 में आ रखा है, कुछ भी वैसा कॉन्सेप्ट मतलब बड़ी कोई कैलकुलेशन है नहीं है। कैलकुलेशन में क्या करवाया इन्होंने, यही तो कैलकुलेट करवाया, बाकी डेटा को रखवा के कट करना है आपको। बट आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में आप अप्रोच अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या करना था, यहाँ डाइल्यूटेड डिवाइडेड बाय प्योर निकाल लेना था कि उसमें कितना वाटर कंटेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इस ऑप्शन को, ठीक। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं खूब इस समय, और करेंगे। अच्छा चलो आज ऐसा करते हैं, वन टफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाना है आपको, है ना। तो वन टफ फैक्टर मैं बोल रही थी ना कि जो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा उसके लिए हमको एक फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं आई। इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि अभी मुझे वो क्वेश्चंस चूज करने पड़ रहे हैं जिसमें सॉल्यूट ऐसा हो जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चंस वैसे वाले भी आते हैं, तो अपन फिर वैसे क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, वांट है फैक्टर किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं इसको। यूज किस लिए करते हैं इसको, देखो, या तो सॉल्यूशन जब आप बना रहे हो तो कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाए, आयंस में ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसे सॉलिड है तो वो सिंगल है, बट वो जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो वो आयंस में ब्रेक हो गया, तब हमें आई की जरूरत पड़ती है। या एसोसिएट हो गया, एसोसिएट इनटू, ठीक। तो पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं कहाँ डिसोसिएशन कहाँ एसोसिएशन, फिर उसके बाद बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यूज करनी, ठीक। देखो डिसोसिएशन कैसे, जैसे K2SO4 है, ये आपका सॉल्यूट है, जब तक ये सॉलिड है अलग से पड़ा हुआ है तब तक तो ये एक ही है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट के साथ ऐड करोगे, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चैप्टर सॉल्यूशन का चल रहा है। सॉल्यूशन ऐसे ही सॉल्यूशन में जब देखोगे तो ये K2SO4 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये 2K प्लस और SO4 माइनस 2 इस आयंस में ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है किसकी, आई की, वन टॉप फैक्टर। दूसरे कैसे केस होते हैं, जैसे NaCl ले लो, ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक। अब एसोसिएशन कैसे हो सकता है, देखो, जैसे मान लो ये मैंने कहीं बीच में भी बता दिया क्या, चलो आगे कर देते हैं, फिर आपकी वो वाली जो स्लाइड होगी ना उसमें और आगे कोई क्वेश्चन है इसके आगे बता देते हैं, फिर आपके पीपीटी में डाल देंगे। अब एसोसिएशन का केस कैसे देखने को मिलता है, देखो कोई चीज ऐसे ए के फॉर्म में, ठीक है, ए के फॉर्म में है। अब क्या करें, वो अचानक से ये दो मॉलिक्यूल इसके ऐड होकर के
कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना ले A2, या इसके 3 मॉलिक्यूल हो जाए, एंटाइटी इसकी मिल जाए और A3 बना ले, तो बोलते हैं डाइमेराइजेशन। तो जब ऐड होता है तो डाइमेराइजेशन, 3 ऐड हो गए, 3 एसोसिएट हो गए, तो क्या बोलेंगे? ट्राइमेराइजेशन। हो गए, n नंबर में हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में जैसे दिख रहा था कि 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 2 इस तरीके के हैं, लेकिन जब बाद में सॉल्यूशन में अंदर से इंट्रोस्कोप किया गया, देखा गया, तो ये कोई भी ऐसे 2 नहीं है, ये क्या है, एक बड़ा सा बना लिया इन्होंने। तो वहां पे क्या होता है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ होती है? अभी जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे क्वेश्चंस में सोल्यूट का, ठीक है, ये जो मेथड्स हैं जो 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के कैलकुलेशन के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो होता क्या है, कहीं पे अगर डिसोसिएशन हो गया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहां पे जो आप मॉलिक्यूलर वेट सोच रहे हो, मतलब जो आप कैलकुलेट करके निकालोगे, उससे मॉलिक्यूलर वेट कम आ जाता है। ओरिजिनल क्या होता है उसका कम होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट से देखोगे तो कम आएगा। और ऐसी जगह जहां पे एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन में क्या हो रहा है, आप तो छोटा मॉलिक्यूल सोच रहे थे और सोल्यूशन में जाके वो बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, जो आप कैलकुलेट करते हो उससे ज्यादा आ जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट सपोज x है, और ये सॉल्यूशन में जाके अगर डबल हो गया है, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, वो भी डबल वाला, तो 2x। तो एक्सपेरिमेंट से देखोगे तो क्या होगा, 2x दिखाई देगा, और फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, x आएगा, जो सिंपल फॉर्मूला अभी तक हमने यूज किए। तो इसके लिए यूज किया जाता है वांट ऑफ फैक्टर। जब वांट ऑफ फैक्टर हम निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई क्या चीज कैसे। ठीक, तो देखो मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए। हाँ, एक मिनट बस। अब वांट ऑफ निकालना ही सिखाते हैं तो आपको और क्लियर होगी चीज। ये फैक्टर हमें निकालना है, ठीक, आई निकालना है। तो आई कैसे निकालते हैं? आई का मतलब होता है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट से आप वैल्यू निकाल रहे हो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और कैलकुलेटेड का मतलब जो थ्योरी से निकाल रहे हो, थ्योरेटिकल जो फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे हो। ठीक, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की अगर बात करें तो आई का मतलब होता है, आई हम निकालते हैं कैसे, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन मोल्स देख लीजिए, और बिफोर देख लीजिए। मतलब कंपाउंड के कितने मोल्स थे, सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं पहले, ठीक है, डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद, दोनों चीजें एक जगह नहीं होंगी,
जहां डिसोसिएशन होगा वहां एसोसिएशन नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन होगी क्वेश्चन में, डिसोसिएशन के बाद जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन जितने मोल्स हैं, उनको डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ये जो आई की वैल्यू आएगी इसको हम लोग अपने फॉर्मूलाज में कैसे यूज करते हैं। अभी तक हम लोग जहां पे एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता था या जहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक टर्म यूज किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि वो आयंस में डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड वर्ड नहीं लिखते इनटू आयंस, ठीक है, आयनाइज नहीं होगा अपने आयंस में। जब आयंस में कोई सब्सटेंस ब्रेक नहीं होता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये लिया था ना हमने C12H22O11, ठीक है। तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है कि ये अगर आपने एक लिया है तो एक ही रहेगा, पहले भी एक बाद में भी एक। तो आपको पता है कि अगर 1 मोल ले रहे हो तो पहले भी 1 मोल है, बाद में भी 1 मोल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले, यही तो कर रहे हैं हम। आई कैसे निकालना है, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। और मैं बोल रही हूँ कि ये तो आयंस में चेंज ही नहीं होता है, जितने मोल्स पहले हैं उतने ही मोल्स बाद में होंगे। तो आफ्टर बाय बिफोर करोगे तो सेम अगर मोल्स है तो आई की वैल्यू 1 आएगी इसके लिए। ये बात सबको क्लियर है, इसीलिए वहां पे हम फॉर्मूला में आई को यूज ही नहीं करते हैं, हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू 1 है, तो 1 रखोगे तो वैल्यू चेंज होगी। लेकिन हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड का 1 फैक्टर 1 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, या तो डिसोसिएट हो या क्या हो, एसोसिएट हो, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। या तो आई की वैल्यू मोर देन 1 होगी या आई की वैल्यू लेस 1, ठीक है। डिसोसिएशन में क्या होता है कि पहले मान लो कोई चीज एक थी, सपोज ये K2SO4 ही टूटा, 2K प्लस और SO4 -2। अगर ध्यान से देखो तो पहले ये एक एंटाइटी थी, अब डिसोसिएशन के बाद दो तो ये बन गए, एक ये बन गया, 3 एंटाइटी दिख रही है हमको। तो इसका मतलब ये बढ़ गए, आफ्टर वाली चीज बढ़ गई है, बिफोर वाली चीज कम है। तो जहां पे भी डिसोसिएशन होता है वहां पे ऊपर वाली वैल्यू आई जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, आफ्टर बाय बिफोर। अगर आफ्टर आयंस बढ़ गए और बिफोर आयंस कम है, ऊपर की वैल्यू ज्यादा नीचे की वैल्यू कम, तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या आती है, मोर देन 1 होती है, और एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होगी, लेस। क्लियर है बात सबको। अब कैसे करेंगे, एसोसिएशन का एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें बोल रहे हैं एसिटिक एसिड लिया हमने, है ना। तो एसिटिक एसिड जब सॉल्यूशन में जाता है तो क्या करता है, ये डाइमराइज हो जाता है। अब डाइमराइज होने का मतलब क्या है, डाइमराइज हो गया अगर, तो डाइमराइज होने का मतलब दो मॉलिक्यूल इसके आपस में अटैच हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं बेसिकली। रीजन जो है वो क्या है कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, बना के देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती थी? क्या कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? हाइड्रोजन बेचारा कहाँ पे फंस जाए? 2 ऑक्सीजन के बीच में, 2 नाइट्रोजन के बीच में, 2 क्लोरीन के बीच में, 2 फ्लोरीन के बीच में। अगर फंस जाता है तो एक के साथ तो वो ऑलरेडी बॉन्डेड होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, दूसरे वाले के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन को देखो, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में फंस गया, इसके साथ तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, इसके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेगा। इसको देखो, इसके साथ तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, इसके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेगा। तो अगर देखो तो 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज होगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में जब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होगा, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग सिंपल वे में कि इसका कैलकुलेट करना है तो कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 + 1 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2 हो गए तो 32, टोटल कर लो कितना आ गया 36 + 24 60 आ गया। सही किया कैलकुलेशन, ठीक है 60 आ गया, ठीक। तो जहां पे ये डाइमराइज होगा ना, जो ऑब्जर्व्ड आएगा, जो एक्सपेरिमेंट से हम देखेंगे वो डबल आ जाएगा सीधे सीधे, 2 मॉलिक्यूल ऐड हो गए तो 60 + 60 आ जाएगी वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा जस्ट डबल। यहाँ पे हम क्या सोच रहे होंगे, हम सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन से हमारा आता है 60, तो 60 आना चाहिए, लेकिन ये डाइमराइज होगा तो कितना आ जाएगा जस्ट डबल मॉलिक्यूलर। क्लियर है? अच्छा, इक्विलिब्रियम में सबको इक्वेशन लिखने आती है? कोई चीज ब्रेक हो रही है तो कैसे मोल्स लिखते हैं, सबको लिखने आता? जैसे ये है NaCl है, ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो रहा है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर ये शुरू में 1 है, ये 0 है, ठीक है, और अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा क्या मानते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? किसी को आता हो तो बताओ, 11th में तो पढ़ाई है हमने, आता है तो बता दो, नहीं आता तो मैं बता दूं। कितने उसके ऐसे अच्छा, कोई और भी बता रहा था? राशि आप बता रहे थे कितना अमाउंट डिसोसिएट हो गया। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता क्या है? किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का वो पार्ट, 1 मोल का वो पार्ट जो डिसोसिएट होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो सपोज ये हम 1 मोल लेते हैं और ये इसका 0.4 मोल डिसोसिएट हो जाता है सपोज, तो ये जो 0.4 होगा ना, ये होगा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? पार्ट ऑफ 1 मोल विच डिसोसिएट, पार्ट of 1 mole which dissociate, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में ये अल्फा गिवन होगा, अगर अल्फा नहीं गिवन है तो इसका मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा। क्वेश्चन में अल्फा दिया होता है, या तो पॉइंट में देते हैं या परसेंटेज में देते हैं, ठीक है। 2 तरीके से अल्फा देते हैं, या तो ऐसे दे देंगे 0.4 दे देंगे, 0.2 दे देंगे, 0.6 ऐसे दे देंगे, या तो आपको क्वेश्चन में कैसे देंगे, ये परसेंटेज में देते हैं। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से हमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा कैसे होगा? मान लो 0.2 दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, या इसी को कैसे दे सकते हैं 20% लिख सकते हैं,
क्वेश्चन में लिखेंगे दिस मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड 20%। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अगर 20 दिया है तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, दैट इज। तो क्वेश्चन में दो तरीके से, या तो पॉइंट में या तो परसेंटेज। परसेंटेज में दिया है तो अल्फा की वैल्यू अगर आपको रखनी है तो जो भी वैल्यू दी हुई है x% दिया तो x डिवाइडेड बाई 100 कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ये जो इक्वेशन लिखना आपको बता रहे थे इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो एक फॉर्मूला से आप सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते हो, पर आपको इक्वेशन लिखना तो आना चाहिए ना, क्योंकि 11 के पार्ट में क्या करोगे आप, इक्विलिब्रियम के उसमें चैप्टर, उसमें तो आना चाहिए ना। और अपना तो टोटल तैयारी हो रही है तो टोटल में तो सब कुछ आना चाहिए। तो अगर ये 1 है, ये 0 0 है, इस केस में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, अगर ये 1 ना लेकर के हम क्या ले लेते, सपोज दूसरी कंडीशन ले लेते, इसको ले लेते सी सपोज, तो शुरुआत में ये 0 0 होता और ये एट टाइम टी सी अल्फा हो जाता, ये सी अल्फा हो जाता, इक्विलिब्रियम पे लिखते थे ना हम लोग, और ये कितना हो जाता, सी माइनस सी। ठीक है, आई निकालें, आई निकालने की कोशिश करते हैं। अगर देखो ध्यान से देखो, पहले केस में इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं ना। ये सब तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही हुआ है, कैसे हम लोग इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे केसेस करेंगे वन टॉप के नेक्स्ट आपकी क्लास में, तो इक्वेशन लिखना तो आप सीख जाओ। ये है मामला। ठीक, तो आई में मैंने क्या बोला, आफ्टर टोटल मोल्स और बिफोर डिसोसिएशन टोटल। बिफोर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएट नहीं हुआ था तो कितने थे मोल्स, 1 थे, यही तो था बिफोर, पहले डिसोसिएट होने के बाद ये बन गया, तो बिफोर डिसोसिएशन तो 1 ही था, लिख दिया 1। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, ये अल्फा, ये अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा, तो टोटल कितना हो गया, अल्फा प्लस 1 माइनस। इसको जब सॉल्व करोगे तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब 1 प्लस अल्फा आ जाएगा आई का वैल्यू। ठीक, अगर क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है तो आई निकाल सकते हो, और आई निकालने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। अब आई को यूज करते हुए ये फॉर्मूला हमारे क्या बनेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, बाकी सब सेम है, आई ऐड हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। सॉल्यूट अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। फिर पीओ माइनस पी एस बाई पीओ इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी, और यहाँ पे भी आई का। ठीक है, एक और पढ़ेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे कि इसको वन टॉप फैक्टर के डिफरेंट केसेस करेंगे कि आई हम कैसे कैलकुलेट करें, और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ की जाए। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। शेखर आप रुक जाइएगा 1 मिनट, है ना।